बाजार पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड बदलने के संकेत दे रहा है। आरबीआई की दरों में कटौती के बाद जीएसटी में कमी के साथ ट्रंप के रुख में नरमी जैसे कई ट्रिगर्स बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बाजार में कहां दांव लगाना चाहिए, मार्केट इंसाइट्स और कमाई वाली थीम्स पर चर्चा करने के लिए आज गेट रिच की कड़ी में हमारे साथ हैं एचडीएफसी एएमसी के एमडी और सीईओ नवनीत मनोत। नवनीत जी, शुक्रिया आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। और सबसे पहले तो मैं एक बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूँगा अनुज आपको कि म्यूचुअल फंड सही है का संदेश हम कई वर्षों से फैला रहे हैं, लेकिन आपकी भी एक अहम भूमिका रही है कि हर घर तक वो संदेश कैसे पहुँचे और हर भारतीय किस तरह से भारत की प्रगति में जुड़ सके म्यूचुअल फंड के जरिए, एसआईपी के जरिए। तो जब हम एसआईपी के नए आंकड़े देखते हैं तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ। चलिए, आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, थैंक यू सो मच ऑब्वियसली। और ये हम लगातार वैसे क्या सीएनबीसी आवाज़ में जैसा आपने बोला हम चला रहे हैं। इनफैक्ट कल भी जो म्यूचुअल फंड के डेटा है हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया लोगों को ये बताने के लिए कि नंबर ख़राब नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं थोड़े से नंबर कम हुए, क्योंकि एसआईपी का नंबर अभी भी इंटैक्ट है। जो तो आजकल एक महीने में जो नंबर आता है वो पहले एक साल में भी नहीं आता था। इतना वही कह रहा हूं कि नंबर खराब नहीं है, नंबर काफी तो अच्छा है। इतने साल फंड मैनेजर रहा। नहीं नवनीत जी, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक महीने में इतना पैसा आएगा। 8,000 करोड़ की एसआईपी की बुक हुआ करती थी जिसको भी हम बहुत ज्यादा 4,000 करोड़ की 2016 के आसपास। हाँ, 2016 में 4,000 करोड़। उस पर मैं 2021 से आंकड़े देख रहा हूँ। से देखोगे तो आप 8,000 से 28,000 की जर्नी है, बहुत बड़ी जर्नी हुई है। 28,000 करोड़। आपको पता है पहले गेट रिच में केडिया जी आए थे, वो कह रहे थे कि ये तो आप हो सकता है आगे जाते हुए 20,000 करोड़ रुपए दिन का मामला हो जाए। मतलब अगर ड्रीम करना ही है तो अब भारतीय मार्केट में जिस तरीके से 1 लाख करोड़ थी 2002 में, आप सोचिए पूरी इंडस्ट्री। जब आप कह रहे हो ना कि अगर इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स को जोड़ के देखूं, पिछले महीने 45,000 करोड़ आया और आप कह रहे हो कि इस महीने कम आया है। पूरी इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ थी। पूरा इक्विटी का एवीएम में 2 लाख करोड़ था 2014 की शुरुआत में। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हमने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि नंबर कम नहीं है। हाँ। कुछ लोगों को लगा कि नंबर कम है, लेकिन हमने कहा कि नंबर कम नहीं है। भी थी, कुछ कमी थी एनएफओ और थीमेटिक फंड्स में, और थोड़े स्मॉल कैप में नंबर कम आए कंपैरेटिवली। मिड कैप में ज्यादा थे, कुछ और कैटेगरीज में ज्यादा थे, फ्लेक्सी कैप में रुझान बढ़ रहा है। सो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। तो ये अच्छा, इसी बीच पिछले हफ्ते एक और खबर आई थी कि एफआईआई की होल्डिंग भारतीय मार्केट में 2012 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पर आ गई। तो क्या हम एक उस फेज़ में आ रहे हैं जहाँ पर देखिए, हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमें एफआई का पैसा नहीं चाहिए। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें फॉरेन कैपिटल हमेशा चाहिए। लेकिन क्या हम एक स्टेज पर आ रहे हैं जहाँ मार्केट धीरे धीरे थोड़ा आत्मनिर्भर बन रहा है, उनके टेंट्रम्स का शायद उतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना पड़े जितना एक समय पहले पड़ा करता था? हमारे करियर में अनुज याद है, जब भी आपसे मिलते थे तो हम यही ज़्यादा डिस्कस करते थे कि एफपीआई बेच रहे हैं या एफपीआई ले रहे हैं। तब हमने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब एफपीआई के नंबर इररिलेवेंट हो जाएंगे। पर आपने बिल्कुल सही कहा, भारत को दोनों चाहिए, घरेलू निवेश भी चाहिए और बाहर का निवेश भी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो भी हम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, जो भी हम कर रहे हैं, और भारत ही एक देश है। आप नेपाल से लेकर फ्रांस तक देख लीजिए, आप अमेरिका से लेकर चीन तक देख लीजिए, जहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक जो स्थिरता हमारे यहाँ पर है वो बहुत कम देशों में है। कोई ना कोई समय पर मुझे जब लगता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की थोड़ी वृद्धि बढ़ेगी, गति बढ़ेगी, और थोड़े से वैल्यूएशन जब उसके ऑटोमेटिकली ठीक लगने लग जाएंगे, मुझे लगता है कि विदेशी निवेशकों का भी काफ़ी पैसा आएगा। और आप प्राइमरी मार्केट में देख लीजिए अनुज, आप करीब करीब हर आईपीओ में देख लीजिए, करीब करीब आप हर उसमें ओएफएस वगैरह में देख लीजिए, तो उसमें कई सारे नामचीन विदेशी निवेशकों का नाम रहता है हमेशा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइमरी मार्केट में 6-6 हज़ार करोड़ के आईपीओ को 5 लाख करोड़ की डिमांड आ जाती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में पैसा डालने से वो कतरा रहे हैं? नहीं ले रहे। नहीं, कई कारण हो सकते हैं। 2-3 देश ऐसे देश हैं जहाँ पर पॉजिटिव फ्लोज हैं बहुत वर्षों तक। हाँ, चीन का बाजार अच्छा नहीं कर रहा था, लास्ट 1 साल ऐसा है जहाँ पर चीन के बाजार ने अच्छा किया है। अमेरिका के कुछ जो टेक के स्टॉक्स हैं वो बढ़े जा रहे हैं, तो एक मोमेंटम वहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है, बाजार अच्छा है, और कोई ऐसा समय आएगा जब उनका निवेश भी वापस आएगा। आज भी उनकी बड़ी होल्डिंग है, 15-16% तो बाजार में ओन करते हैं। पर कहीं ना कहीं ये बरसों से हम सबकी एक चाह थी कि भारत का बाजार, भारत के निवेशक
उसमें पैसा बना है, ज़्यादा हाँ, पैसा बना है। हाँ, बिल्कुल 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 मुझे याद है क्योंकि 2003 में मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी और मैं 2005 में शायद एक बार नीलेश भाई से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि ये मार्केट में इतनी बड़ी रैली है, हम खुश हो रहे हैं लेकिन असली पैसा तो फॉरेनर्स बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस बार की आज जो तक बुल आज मार्केट भी है, आप भारत की सब बड़ी कंपनियां देखोगे हाँ, तो पुराने समय में तो लाइक पूरी ओनरशिप फॉरेन इन्वेस्टर्स की थी, जैसे करीब HDFC करीब। बैंक बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, आज जो अगर विश्व में कहें कि सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जिन कंपनियों ने दिए होंगे भारत की कंपनियों ने, उनमें ज़्यादा होल्डिंग्स विदेशी निवेशकों की थी। हाँ, तो ये तो राष्ट्र के लिए अच्छा है कि कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भरता पूंजी बाजारों में तो आई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने बात कही कि जो जिस तरीके से सिचुएशन बेटर होनी शुरू हुई है, एक सवाल ये बनता है कि पिछले एक हफ्ते मार्केट भागा है लेकिन अच्छी से अच्छी खबर पर भी एक मार्केट में वो रैली नहीं थी। मतलब आप देखिए जीडीपी का इतना अच्छा नंबर आया 7.8% का, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा जीएसटी का रिफॉर्म अनाउंस किया, जीएसटी कट का, उसके बाद वो आ भी गया और एकदम क्लीन जीएसटी कट आया, उसके बाद भी वो फीलिंग नहीं आई कि वो बुल मार्केट वापस शुरू हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जब भारत पर टैरिफ लगाया गया और उसके बाद जब टैरिफ बढ़ाया गया तो उसके बाद सबको ऐसा लग रहा था कि भारत के बाजार तो नीचे ही रहेंगे अगले 6 महीने 12 महीने। पर उसके बाद अगर हम वो बॉटम देखें वहाँ से हम 10-12% ऊपर हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही अगर 1-2 क्वार्टर में जो भी हमने रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे हमने ब्याज की दरों में कटौती करी है, आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाई है, अभी ये जो हमने जीएसटी में कट किया है, पर्सनल इनकम टैक्स में कट किया है, इन सब का प्रभाव जब कंजम्पशन पर दिखेगा, गवर्नमेंट कैपेक्स चालू रख रही है, थोड़ा सा प्राइवेट कैपेक्स दिखेगा, तो जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखेगी, मुझे लगता है वो जब समय होगा जब आपको यहाँ से वहाँ पर अपटिक दिखेगा। वैल्यूएशंस भी ज़्यादा थे अनुज, पिछले साल जब भी हमने बात करी, दिवाली के शो पर करी, साल के शुरुआत में करी, पिछले साल जब भी हमारी बात हुई यही हुई थी कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं बाजार के जहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली मिड एंड स्मॉल कैप में। अभी थोड़ा टाइम करेक्शन हो गया 1 साल का और थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हो गया कई स्टॉक्स में, तो अब धीरे धीरे मौके बनने लगेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है, इसके साथ एक हमेशा एक क्वेश्चन ये रेस किया जाता है नवनीत जी कि इसमें से ज़्यादातर पैसा आया कोविड के बाद। जैसा आपने खुद कहा 2016-17 में तो 4,000 करोड़ की बुक होती थी, अब उसके बाद वो 16-17 हज़ार करोड़ की एवरेज हुई कोविड के बाद और अब वो 28,000 करोड़ पर आ गया। इस पैसे को एक आदत लग गई थी हर साल मिनिमम 15 से 20% रिटर्न देखने की। लो से हम भागे हैं लेकिन पिछले 1 साल में हमारा नेगेटिव रिटर्न है। अगर आप 1 साल का भी मूव देखेंगे, पिछले सितंबर में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था 26,000 से ऊपर का, आज हम 25,000 पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिस्क रहेगा क्या कि इस पैसे को लगेगा कि इससे अच्छा मैं गोल्ड में क्यों ना डाल दूं, क्रिप्टो में क्यों ना डाल दूं, एटलीस्ट वहाँ रिटर्न तो जनरेट हो रहे हैं कम से कम, ये रिस्क रहेगा? या फिर अभी भी आपको लगता है कि नहीं, इक्विटी में जो मज़ा है वो रहेगा और आगे ऐसे आता रहेगा? पिछले 30 साल का इतिहास है हमारे, तो कई फंड्स हैं जो 25-30 साल से इतिहास जिनका है, और जिस तरह की कंपाउंडिंग हुई है, 200 गुना पैसा हो गया, फ्लेक्सी कैप 200 गुना हो गया। क्योंकि मैंने रिटर्न बता दिया, मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, पास्ट रिटर्न्स आर नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। बट ये दर्शाता है कि कंपाउंडिंग क्या होती है। और आपने सही कहा कि पिछले 4-5 वर्षों में बहुत सारे नए निवेशक आए और उन्होंने ऐसा कोई बड़ा ड्रॉडाउन नहीं देखा है, उन्होंने ऐसा नहीं देखा है कि 1 साल में पैसे नहीं बने। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो, अगर आप लंबे समय के लिए लगा रहे हो, तो आपके लिए एक्चुअली अच्छा है, बिकॉज एसआईपी में जो आप अभी पैसा लगा रहे हैं आपको यूनिट ज़्यादा आ रही है, और जितनी आप यूनिट्स एक्यूमुलेट करते जाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ये जो मैंने बताया 200 गुना हुआ फ्लेक्सी कैप में, अगर आप फर्स्ट 4-5 साल देखेंगे उसके, तो उसमें एनएवी में मूवमेंट ही नहीं हुआ, इसीलिए आपके पैसे इतने बन पाए क्योंकि वो पैसा एक्यूमुलेट हो गया आपका उस जमे पर। अगर हर महीने, हर 3 महीने, हर साल अगर बाजार बहुत बढ़ता रहेगा तो एसआईपी के निवेशक के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में फॉर डेकेड्स नथिंग हैपेंस, और कई बार एक दिन में डेकेड्स हैपन। सबसे बड़ा एग्जांपल कल ओरेकल जिस तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा ही होता है। तो 30 सालों में पैसे उन्हीं के बने हैं जिन्होंने नियमितता से निवेश किया, जिन्होंने अनुशासन से निवेश किया, जिन्होंने ये टाइमिंग करने की कोशिश करी। तो मुझे याद है कि अक्टूबर 2008 से जब मार्च 2009 तक बाजार नीचे था, बहुत लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी। तो आपने पहले तो एसआईपी करी, जब 6 महीने साल भर बाजार नीचे था तब आपने नहीं करी, तो आप यूनिट्स ही एक्यूमुलेट नहीं कर पाए नीचे लेवल पे। बिल्कुल। क्या टैरिफ वाला मामला वाकई में भारतीय मार्केट के लिए अगर ये रिजॉल्व अच्छे से ना हो तो क्या वाकई में एक बड़ा हेडेक बन सकता है? या फिर जिस तरीके के रिसेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्रूथ्स रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, एक सेंस बन रही है क्या? पीयूष गोयल जी आए थे हमारे चैनल पर, बोल के गए थे कि नवंबर तक ट्रेड डील हो जाएगी। तो क्या मान के चलें कि ये एक मार्केट होप लेके चलेगा कि वो जो 50% टैरिफ था वो सिर्फ एक नेगोशिएशन टैक्टिक थी और ट्रेड डील जल्द होगी?
मुझे लगता है कि भारत ने बहुत ही धैर्य, बहुत ही संयम और बहुत ही मैं कहूँगा कि सूझबूझ के साथ इस स्थिति को मैं कहूँगा निकाला है। और कहीं ना कहीं पिछले कई महीनों में टैरिफ या टैरिफ के बगैर भी जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, कुछ की हमने बात करी, जिस तरह का डीरेगुलेशन या सिंप्लीफिकेशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर हम कार्य कर रहे हैं, आई थिंक उस सबका एक दूरगामी अच्छा परिणाम होगा। और टैरिफ का मुझे पूरा विश्वास है, भारत और अमेरिका टेबल पर बैठकर दोनों सरकारें जरूरी चाहेगी कि ये भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है, भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास डेमोग्राफिक्स है, अगले 10, 15, 20 साल में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भारत देने वाला है, सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स भारत देने वाली है, और एक ऐसी डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट है। तो इससे तो विश्व का कोई भी देश हो, विश्व की कोई भी अगर शक्ति हो, तो वो चाहेगी कि भारत से मित्रता रहे। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका को ऐसा रहेगा कि हमें भारत से एक जो ये टैरिफ का युद्ध है वो लंबे समय चलाना है, किसी हालत में भी नहीं चलाना है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा जो बड़ा ट्रिगर रहा है पिछले कुछ दिनों में, वो था जीएसटी का कट। एक्चुअली जीएसटी कट को मैं आइसोलेशन में नहीं देखता। मेरे ख्याल से जो सरकार ने शुरुआत की थी फरवरी में बजट में इनकम टैक्स कट के साथ, पर्सनल इनकम टैक्स कट के साथ, उसके बाद जिस तरह से लगातार आरबीआई ने रेट कट्स किए, उन सब का एक इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इसको फिर आप अब किस तरीके से, इसको आप कितना बड़ा रिफॉर्म मानते हैं आगे जाते हुए? बहुत बड़ा। इन सबको अगर मैं एक साथ देखूं तो 2 या 3 चीज़ें हैं। ये एक तो सरकार का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट को आप इग्नोर मत करिए। एक तो रेट कट है, टैक्स का रेट पर्सनल इनकम टैक्स पर और जीएसटी पर है। दूसरा जो सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान जा रहा है, डिजिटलाइजेशन पर जो ध्यान जा रहा है, ये सब मिलके क्या करेगी, फॉर्मलाइज करेगी इकोनॉमी को। तो फॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी फोर्स है। उसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैक्स टू जीडीपी बढ़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेटर होएगी, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा। उसको हम मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। भारत में मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, मेरे सीएम मित्र कहते हैं आपने भी रिटर्न भरा है कि लोग इनकम के हिसाब से टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स की एग्जम्पशन देख करके अपना इनकम दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं कई छोटे मजले जो व्यापारी हैं, जो कहीं ना कहीं टैक्स नहीं दे रहे थे, धीरे धीरे चाहेंगे कि यार रिटर्न भर के 12 लाख तक तो इनकम नहीं है, कंप्लायंस बेटर करें और उस पैसे को हम सही तरह से निवेश कर सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आप उस कैश को, कई जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, मुझे लगता है कि बहुत ही सोचा समझा एक बहुत ही बड़ा जो कदम है कि धीरे धीरे इकोनॉमी को फॉर्मलाइज कैसे किया जाए और डिजिटलाइजेशन के जरिए। तो एक हमारी इंडस्ट्री को उसमें एक बड़ा फायदा होगा। जैसे जैसे इकोनॉमी फॉर्मलाइज होएगी तो लोग बाग हमारे जो सेविंग्स को कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगाते थे जो पैरेलल इकोनॉमी में चलती थी, वो एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आएगी। तो कंज्यूम भी करेंगे, जीएसटी देंगे, और दूसरी तरफ जो निवेश करेंगे वो बाजारों में आएगा, बाजारों से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बिल्कुल। ये आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा आपसे सेक्टोरल बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपने ये बात कही कि पैसा जो है वो सही जगह चैनलाइज होगा। एक जो हमारा बड़ा सेक्टर नहीं चल रहा है वो है लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स। क्या एक हम स्टेज में आ गए हैं जहां बैंकों को पैसे मिल ही नहीं रहे और वो सारा का सारा पैसा बाकी एसेट क्लासेस को चेज कर रहा है, खास तौर से इक्विटीज? मुझे लगता है एक तो एक गलत धारणा है कि अगर यहाँ पैसा आ जाएगा तो बैंकों के डिपॉजिट पर असर होगा। अगर अनुज आपने कोई हमारे फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाया तो वो आपके बैंक अकाउंट से इस बैंक अकाउंट में आ गया, हमने कोई शेयर खरीदा और उसने बेचा तो उसके बैंक अकाउंट में चला गया। डिपॉजिट तो जब कम होगी कि अगर कैश विद पब्लिक बढ़ जाए, अगर लोगों ने एटीएम से पैसा निकाल लिया तो वो डिपॉजिट कम होगी, या फॉरेन इन्वेस्टर ने बेच दिया और वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर देश से बाहर पैसा चला गया तो डिपॉजिट में फ़र्क पड़ेगा। बाकी तो ये सब सर्कुलेशन से डिपॉजिट पर बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अंडर पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में, ओवरऑल क्रेडिट टू जीडीपी कम है। आरबीआई ने जिस तरह के कदम उठाए, कहीं ना कहीं बैंकों में वापस जब क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी तो मुझे लगता है उन्हें फ़ायदा ही होगा। ओके, तो मतलब बैंकों को लेकर कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि देश का सबसे बड़ा सेक्टर है, मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है। बिल्कुल। और वैल्यूएशन मुझे लगता है कि अभी अच्छे, अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज के नज़रिए से देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशंस उनके ठीक है अभी। ओके, तो इस समय अगर ऑब्वियसली आप थोड़ा सा, अब आप सीईओ की पोजीशन में पे हो तो वो सीआईओ वाला हैट शायद आप अब थोड़ा कम पहनते हैं,
लेकिन नहीं, पर हमारे फंड मैनेजर से सुनते हैं तो फंड मैनेजर्स कहते हैं, जैसे आपने फाइनेंशियल्स की बात करी, चाहे बैंक्स हो या दूसरे कैपिटल मार्केट रिलेटेड सेक्टर्स वगैरह हैं, जहाँ पर अगर धीरे धीरे सेविंग्स का एक बड़ा उधर जा रहा है हिस्सा, ओवरऑल कंजम्पशन में भी पिछले 3-4-5 सालों में सरकार का एक बड़ा ध्यान रहा था कि केपेक्स बढ़ाना है, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पर, चाहे रोड्स हो, रेलवेज हो, रिन्यूअल्स हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, उन सब पर बहुत ध्यान दिया है। अभी मुझे लगता है कि सरकार को लग रहा है कि कंजम्पशन को भी किस तरह से लोगों के हाथ में और ज़्यादा पैसा छोड़कर, चाहे पर्सनल इनकम टैक्स के जरिए, ब्याज की दरें काट के, या जो हमने जीएसटी की बात करी, तो उसका एक कंजम्पशन पर फ़ायदा होगा। 2-3 साल से मानसून अच्छा है, ओवरऑल वाटर लेवल सब जगह पर अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों रूरल इकॉनमी और अर्बन इकॉनमी में उसका एक पॉजिटिव असर हमको देखने को मिला। एक तो खैर हमने टैरिफ की बात की थी, इकॉनमी में जीडीपी ग्रोथ भले ही रही हो, लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ में क्लियरली हम 2-3 क्वार्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगी, लेकिन वो मिराज जैसी बन गई एक तरीके से। अब एक्सपेक्टेशन है कि शायद अगला क्वार्टर अच्छा होगा, लेकिन रिस्क आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि रिस्क को वे करना जरूरी है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट को 2 तरीके से देख सकते हैं। 3 साल का ऐसा समय था जब 20% CAGR ग्रोथ आ रही थी। एक साल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का हो गया। अब जब केपेक्स रिवाइव हुआ, मुझे लग रहा है कि अब जब कंजम्पशन रिवाइव होगा और ये टैरिफ का मामला, जैसे हमने पहले बात करी, अगर 1-2 महीने में सुधर जाता है और वापस एक्सपोर्ट्स भी रिवाइव होते हैं, तो मुझे लगता है कि वापस अगले साल से लेके अगले कई वर्षों तक कॉर्पोरेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ की दर है वो नॉमिनल GDP के ग्रोथ के दर के बराबर आ सकती है। 2-3 साल वो ज़्यादा थी, अभी 1 साल कम रही है, वो वापस आ जाएगी। तो भारत में अगर मोटा मोटी हम ये माने कि 7% की ग्रोथ है, आप 4% इन्फ्लेशन ऐड करते हैं, 11% की नॉमिनल GDP है, तो कॉर्पोरेट्स के मुनाफे उतने बढ़ने चाहिए। अब आपको देखना है कि कहाँ पर वैल्यूएशंस अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से है, कहाँ पर आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं। ओके, और अगर ऐसा हुआ तो क्या अगले साल, अब पिछले 1 साल में अगर आप देखें, पिछले साल निफ्टी का पी जो है वो करीब करीब आई थिंक 21-22 पहुंच गया था। अब हम आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 19 के करीब आ गए हैं। तो क्या एक मार्केट को एक डबल पुश मिल सकता है कि एक तरफ तो अर्निंग्स ग्रोथ हो, एक तरफ वापस वो वैल्यूएशन रीसेट हो, और अगर एफआई का पैसा वापस आए? क्या बेस्ट के सिनारियो में ये जो इमेजिन कर रहा हूँ अगले 2 साल में ये प्ले आउट हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि एक इक्विटी रिस्क प्रीमियम इंडिया में ज़्यादा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी की वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती थी, ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन हो, हर चीज़ की वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती थी। वो कहीं ना कहीं जो 10 साल में रिफॉर्म्स हुए हैं, तो अगर वो वेरिएबिलिटी कम हो जाती है, वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, मैं इकोनॉमिक वेरिएबल की वॉलेटिलिटी बता रहा हूँ, बाजार की नहीं, चाहे ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, उन सब की, तो उसका कहीं ना कहीं इक्विटी रिस्क प्रीमियम कम होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो आप अगर पिछले 20 साल का पी देखोगे और आगे का देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको फर्क दिखेगा, बिकॉज बाजार शायद ज़्यादा पी डिजर्व करता है। और इस तरह की जो हमने पहले बात करी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैलेंस शीट नज़रिए से भी देखिए, जब बैलेंस शीट आज इतनी क्लीन है, तो एक बड़ा लीवर कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर के पास है कि किसी समय पर जब ग्रोथ आएगी तो वो लेवरेज भी ले सकते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अब जो नई जनरेशन आ रही है, अब वो ये पूछ रही है कि अब पैसा कहाँ लगाएं, मतलब सनराइज सेक्टर्स क्या होंगे? पिछले 2-3 साल में डिफेंस ने बहुत पैसा बना के दिया, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स ने बहुत पैसा बना के दिया, उससे पहले रेलवेज ने अच्छा पैसा बना के दिया था। अभी आजकल हर कोई डिजिटल की बात करता है या हर कोई न्यू एज की बात करता है, लेकिन उसमें लिस्टेड स्टॉक्स जैसे काफ़ी कम होते हैं। तो इस समय आपके हिसाब से मौके, मुझे लगता है इन सब में कहीं ना कहीं लोग नैरेटिव में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं कई बार। हमारा तो डिफेंस फंड था, वी वर द अर्लीस्ट वन टू आइडेंटिफाई दैट थीम। हमने डिफेंस फंड भी लॉन्च करा और सडनली हमें लगा कि इतनी ज़्यादा SIP आ रही है, लोग तो रिटर्न को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं कि हर साल ही 30-40% बढ़ता रहेगा। तो हमने तो उनमें SIP भी बंद कर दी, क्योंकि हमको लगता था कि कहीं ना कहीं नैरेटिव में गड़बड़ नहीं हो जाए, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन गलत सेट नहीं हो जाए। तो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं उस सेक्टर के, बट वो स्टोरी ऐसी बन जाती है कि जहां आपको 30 पी देना चाहिए, आप वहां 60 पी दे रहे हो, तो फिर पैसा नहीं बनेगा। आपने अपफ्रंट ही वो पूरा वैल्यूएशन उसको दे दिया। तो वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नवनीत जी, लेकिन इसमें एक चीज़ जो लोग बहुत कहेंगे ना, कि अगर पिछले 4-5 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग से ही सारा पैसा बना है और वैल्यू की किसी ने बात नहीं की।
क्या नहीं, वैल्यू तो बहुत अच्छा चला है। जैसे कई सारे जो आप देखोगे पिछले 4-5 साल पहले, 2-3 साल का ऐसा पीरियड था जहां पर क्वालिटी या ग्रोथ के नाम पर आप कोई भी वैल्यूएशन देने को तैयार थे। वो 3-4 साल से वो वाले स्टॉक्स नहीं चले इतने। 3-4 सालों में जो सबसे बड़ी री रेटिंग हुई वो तो उन क्षेत्र की हुई या उन स्टॉक्स की हुई कि जिनको वैल्यू के नाम पर दरकिनार कर दिया गया। वैल्यू से एकदम ही उसमें आ गया ना, अब एकदम। अभी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो एक बड़ा डिस्पर्शन था बाजार में, एक ऐसा कुछ ऐसे सेक्टर्स थे और स्टॉक्स थे जो बहुत चीप थे, कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा महंगे थे। अब वो डिस्पर्शन बहुत कम हो गया। तो अब इसमें आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढ के निकालना, एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा नहीं कि बहुत चीप है आंख बंद करके ले लो, और ऐसा भी बहुत सारे नहीं है कि नहीं यार ये तो कोई भापे भी नहीं लेने, अभी बहुत ज़्यादा दूर है। अब वो डिस्पर्शन कम हो गया, तो कहीं ना कहीं एक वो नॉर्मलाइजेशन पिछले 1-1.5 साल में हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब एक सवाल जो उठता है, मैं बार बार पिछले 1 साल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो मैं डेटा देख रहा था कल, हमारी मार्केट ने MSCI इमर्जिंग मार्केट को, बाकी की मार्केट्स को, सभी मार्केट्स को ग्रॉसली अंडर परफॉर्म किया है। क्या अगले 2 साल में, 1 साल में, है ना, क्या अगले 2 साल में हम उसको मेकअप करेंगे आपके साथ? मुझे लगता है बिकॉज अगर आप देखो मोटा मोटी तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो चाइना से ज़्यादा है, हमारा इन्फ्लेशन जापान से कम है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, डेट टू GDP अमेरिका से कम है, और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कई विकसित राष्ट्रों से ज़्यादा है। और अगर हम अब अखबार उठा करके देखिए रोज़, और विश्व के दूसरे देशों की स्थिति देखिए और हमारी देखिए, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जो कहते हैं यही समय है, सही समय है हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगले कुछ वर्षों में जो 10 साल में रिफॉर्म हुए हैं उनका परिणाम जब ग्रोथ में देखने को मिलेगा तब, और विश्वास बना रहे यहाँ के निवेशकों का, और फॉरेन निवेशक कभी ना कभी वापस भारत में आएंगे, तो मुझे लगता है अगले 2-3 वर्षों में, 5 वर्षों का जिसका भी अगर के लिए निवेश कर रहे हैं तो उनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो एक पिछले अगले 6 महीने साल भर में बाजार कैसे रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। 1 साल के पहले हम हमेशा कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है पर वैल्यूएशन ज़्यादा है। ये कुछ नैरेटिव इस तरह के बन गए थे कुछ सेक्टर्स में पर्टिकुलरली कि वो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे वैल्यूएशन आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, एक मार्केट में कहते हैं कि हमारी मार्केट में हर 10 साल में निफ्टी जो है वो सेंसेक्स बन जाता है। तो अगर निफ्टी 3000 पे और सेंसेक्स 8000 पे है तो 10 साल में निफ्टी 8000 हो गया। फिर वो उस हिसाब से होता रहता है। आज कह रहे हैं कि अगर निफ्टी आपका 25000 पर है और सेंसेक्स मोटा मोटी अगर 75000 या 80000 पर है तो 10 साल में आप एक्सपेक्ट करिए कि निफ्टी वहाँ पहुँच जाएगा। किसी का अगर 10 साल का व्यू है तो जो पिछले 20 साल में हमने वेल्थ जनरेशन देखी है उसको एक्सट्रापोलेट करना सही होगा क्या? मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो जो टाइम होराइजन ही चेंज होता जाएगा। भारत में आज भी कई निवेशकों को जब हम मिलते हैं अनुज, अलग अलग जगहों पे लोग कहते हैं सर मैं तो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं तो 3-5 साल देखूंगा ही नहीं। मैंने कहा 5 साल बाद आप क्या करेंगे? आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, आपकी इनकम तो अगले 5 साल बढ़नी है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़नी है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ही निवेश करना है आगे जा करके। तो मुझे लगता है कि अब इक्विटी लोग बाग अमेरिका में आज 1970-80 से कर रहे हैं, 30-40 साल के लिए 401 कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि SIP में भी धीरे धीरे ऐसा ही होगा कि यार ये तो 20-30 साल निवेश करना है, अगले 30-40 साल मेरे को पैसा चाहिएगा। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं ना 93 ईयर्स के कि हम तो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। और उनके अगर देखोगे 11 साल की उम्र में चालू करा, 50 साल तक तो वो बिलियनर शायद बने मेरे ख्याल में 50-55 की एज में। पूरा उसके आगे 100 गुना पैसा जो हुआ वो तो 50-55 की एज के बाद में हो। तो 11 साल की उम्र में चालू करा, मेरे ख्याल में 30s में वो मिलियनेयर बने, पहला बिलियनेयर बने मेरे ख्याल में 50 की उम्र में, तो वो 40 साल तक तो 1 बिलियन और उसके बाद 100 गुना हुआ। तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए, मैं 45 का हूँ तो होप है अभी भी। आपके पास तो अभी 50-60 साल है। चलिए, जो भी जितने भी हो हेल्दी रहें, बस यही उम्मीद करेंगे। एब्सोल्युटली। चलिए नवनीत जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने दिल से अपनी बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलिए, गेट रिच के स्पेशल एपिसोड में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।